हेलो एवरीवन। सो ये रीड प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्विंग की क्लास है और इस क्लास में हम 2011 से लेके 2022 तक रीड के जितने भी पेपर हुए, कब से 2011 टू 2022, जो लास्ट हमारा रीड का पेपर हुआ था वो 2022 में हुआ था, उसके जितने भी सीडीपी के पोर्शन में क्वेश्चन आए हैं उन सबको हम सॉल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो लेवल 1 के हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक और मैं वीडियो बना दूंगी जो कि लेवल 2 की होगी। इसमें हम सीडीपी के पोर्शन को सॉल्व करने वाले हैं जो कि 2011 से लेके 2012 तक के पेपर्स में आया है, जो कि लेवल 1 का है। सो चलिए सबसे पहले अपने 2011 के पेपर को देखते हैं। सो ये हमारा 2011 का पेपर है, लेवल 1 का। सो चलिए इसके 30 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खिलौने की आयु कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, या इनमें से सभी। सो जो टॉय एज है उसे हम पूर्व बाल्यावस्था को कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल या समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, खेलने की अवस्था। सो जिसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, खेलने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है, जबकि ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के लिए के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान और संख्या, संख्या, द्रव्यमान, संख्या या क्षेत्र। तो बालक द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों में परिवर्तन समझने लगता है उत्तर बाल्यावस्था तक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, परिपक्वता एवं अनुभवों के परिवर्तन फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। सो जो रीड बोर्ड था उसने ऑप्शन नंबर सी को राइट आंसर माना था, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। सो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग कौन सा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, कि विकास जो है वो उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता बल्कि ये होता है। और यहाँ पे हमसे असत्य कथन पूछा था, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था में उपयुक्त नहीं है? समान खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, पुरुषोचित और स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना सीखना। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पुरुषोचित या स्त्रोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, सामान्य परिपक्व से पहले प्रशिक्षण करना प्रायः सामान्य कौशलों के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, कुल मिलाकर हानिकारक होता है, दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है। लाभकारी हो या हानिकारक, ये इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, मैं आपको किसी भी ऑप्शन को ज़्यादातर एक्सप्लेन करके नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी। अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठ गई तो ये और ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आपको इन क्वेश्चन की अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैंने अपने चैनल पे एक पर ईयर की वीडियो भी बना रखी हुई है, आप उन्हें देख के अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। पर यहाँ इस वीडियो में मैं केवल आपको आंसर बताने वाली हूँ। 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की से बाहर तूफान को देखता है। बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है। बार बार यह घटना होती है। फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कड़ाती है। राजू बिजली की गर्जन सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, इनमें से सभी। सो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, और ये जो सिद्धांत है वो पावलोव ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? मित्रों द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना,
मीन मेक निकालना बंद करना, या इनमें से सभी। सो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, जो मित्रों द्वारा उपहास करना होता है वो एक सकारात्मक दंड होता है, क्योंकि हम इस बात का बुरा नहीं मानते हैं। निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा की एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है? यह व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है, यह व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षाओं को प्राप्त करने में सहायता करता है, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। सो यहाँ पे हमसे नहीं वाला पूछा था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह व्यक्ति को अप्रिय स्थिति से दूर रखता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी उद्दीपक के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन कहलाता है अभ्यस्ता, अधिगम, अस्थायी अधिगम, अभिप्रेरणा। तो ये क्या कहलाता है? अभ्यस्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी की अभिव्यक्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए? दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना, किसी विचार का दोहराना एवं दृढ़तापूर्वक व्यवहार, किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थ एवं स्वीकृति, संदेह के साथ आश्चर्य स्थापित करना। सो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हमसे नहीं वाला पूछा था इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, यह व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्ट महत्वपूर्ण है, तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। यदि व्यक्तित्व के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि प्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है, या इनमें से सभी। सो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो ऊपर उपलब्धि अभिप्रेरक के बारे में सारी बातें कही गई हैं वो एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है, धर्म में, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या फिर विद्यालय में। सो जो 6 से 10 वर्ष का बालक होता है वो उत्तर बाल्यावस्था का होता है और वो विद्यालय जाना शुरू कर देता है। सो वो कहाँ रुचि लेना सीखता है? विद्यालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश छिपी रहती है और उसमें चेतन के 3 स्तर है? गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहार सिद्धांत। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। इन्होंने 3 प्रकार के मन की बात की थी, चेतन, अचेतन और अचेतन। सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो मन बताया था वो अचेतन मन बताया था, जो कि 90% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोगों का कहना है कि जब बालकों को गुस्सा आता है तो वे खेलने के लिए चले जाते हैं और जब तक कि पहले से अच्छा महसूस नहीं करते उनके व्यवहार में निम्न में से कौन प्रतिरक्षा यंत्र प्रतिलक्षित होता है? प्रक्षेपण, विस्थापन, प्रतिक्रिया निर्माण, या उदात्तीकरण। तो कौन सा लक्षित होता है? विस्थापन, मतलब एक जगह गुस्सा उन्हें दूसरी जगह निकाल दिया, खेल पे निकाल दिया। समायोजन से तात्पर्य स्वयं का विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूलन करना है ताकि संतुष्ट किया जा सके दूसरों को, प्रेरकों को, उद्देश्यों को, या फिर आवश्यकताओं को। तो अनुकूलन के दौरान हम किसको संतुष्ट करते हैं? संतुष्टि करते हैं अपनी आवश्यकताओं की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, भगोड़ापन, या फिर स्वालीनता। मतलब कि यहाँ पे जो स्वालीनता है वो कोई भी हमारा भावात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। स्वालीनता का मतलब क्या होता है? खुद ही में खोए रहना। निःशक्त बालकों की रक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशी शिक्षा द्वारा, मुख्य धारा में डालकर समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो आजकल हम किसकी बात करते हैं? समावेशी शिक्षा की। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक मंदता की विशेषता नहीं है? बुद्धि लब्धि का 25 से 70 के मध्य होना, धीमी गति से सीखना और दैनिक जीवन की क्रियाओं को ना कर पाना, वातावरण के साथ अनुकूलन में कठिनाई, अंतर व्यक्तित्व संबंधों का कमजोर होना। तो कौन सी विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई भी विशेषता नहीं है। बाकी जो ऊपर वाली जितनी विशेषताएं हैं वो मानसिक मंदता वाले बच्चे की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है? शैक्षिक क्रियाओं का प्रावधान, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, रुचियों की भिन्नता, अध्यापक की भूमिका और विद्यालय वातावरण। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? अध्यापक की भूमिका और हमारा विद्यालय वातावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कमजोर वर्ग के बालक से तात्पर्य है ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आय कम है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीब रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, ऐसे अभिभावकों के बालकों से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा से नीचे के वर्ग में आते हैं। सो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निर्देशित किया गया है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 यदि प्रवेश किए गए विद्यार्थियों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी अध्यापक आवश्यक अनुपात होगा, तो वो कितना होगा 40:1। तो यहाँ पे 40 कहाँ पे लिखा हुआ है, 40 का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर 200 से ज़्यादा बच्चे हैं तो 40 बच्चों पे एक शिक्षक होगा। अगर 40 से 200 से ज़्यादा बच्चे नहीं है तो 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सही वाला नहीं बताना है हमें। यदि अध्यापकों एवं शिक्षा व्यवसाय से जुड़े लोगों के द्वारा किया जाता है, यह किसी विशिष्ट समस्या के समाधान के लिए किया जाता है, व्यापक स्तर पर निर्णय लेने के लिए सूचना संकलन का प्रयोग इसमें किया जा सकता है, स्थानीय स्तर पर रोजगार की समस्या के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। सो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ये इसकी विशेषता नहीं है या फिर इसके लिए सही कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण औपचारिक और अनौपचारिक होता है, शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, शिक्षण अनुवेशन है। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत अधिक महत्व दिया गया है। भौतिक संसाधनों को, शिक्षक एवं अभिप्रेरित अध्यापकों को, बालक के लिए ज्ञान के संदर्भ में संरचित अनुभवों को, बालक के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यपुस्तक सुधार को। तो किसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी को, बालक के लिए संरचित अनुभव एवं पाठ्यपुस्तक सुधार को। हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्न में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षाएं ऐच्छिक करना, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालित, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक, इनमें से सभी। तो 2005 में हमारे एनसीईआरटी 2005 में किसकी बात की गई है कि कक्षा 10 की जो परीक्षाएं हो उससे क्या कर दिया जाए, ऐच्छिक कर दिया जाए। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं को सफलता के लिए आवश्यक है कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण, विद्यालय शिक्षा को विभिन्न चरणों के परीक्षाओं का आयोजन, वार्षिक एवं अर्धवार्षिक परीक्षाएं, विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं के लिए विभिन्न एजेंसी की स्थापना। देखिए हमारे यहाँ क्या हो गया, CCE आ गया, सतत एवं निरंतर मूल्यांकन, जिसमें क्या होता है कि हम बार बार बच्चे का मूल्यांकन करते हैं, बार बार उसकी परीक्षाएं ली जाती हैं औपचारिक और अनौपचारिक रूप से, जिससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर जो भी परीक्षा का व्यय होता है वो कम हो जाता है। तो हमें बच्चे की परीक्षाएं लेनी चाहिए कम समय के अंतराल पे। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का उद्देश्य है बालक को धीमी गति से सीखने वाले एवं प्रतिभाशाली बालक के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादन जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार की गई है का पुष्टि पोषण करना। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। बल्कि यहाँ पे जो ये है कि जिन बच्चों को उपचार शिक्षा की आवश्यकता है उसकी पहचान करने के लिए हम उपचारात्मक शिक्षण देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय में बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं। वीडियो अनुरेप प्रदर्शन, स्वयं द्वारा करके किया गया अनुभव या इनमें से सभी। सो हैंड्स ऑन एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है प्राथमिक विद्यालयों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। सो यहाँ पे हमारा 2011 का जो CDP का पोर्शन था लेवल 1 का वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 2012 के पेपर को देखते हैं। ये हमारा 2012 का पेपर है। सो चलिए अब इसके CDP के पोर्शन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 वर्ष से के बालक की नैतिक तर्कता आधारित होती है।
किसी कार्य के भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। कोई कार्य सही होना होगा इस बात पर निर्भर करता है कि उससे व्यक्ति की अपनी आवश्यकता पूर्ति होती है, नियमों का पालन करने के बदले में कुछ लाभ मिलता हो। सही कार्य वह है जो उस व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो अन्य व्यक्तियों को अपने व्यवहार को प्रभावित करता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। किसी कार्य की भौतिक परिणाम उसकी अच्छाई या बुराई को निर्धारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है। कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र से दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। जगत ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों के सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की। देखिए, आपका क्लास में एडमिशन करा दिया जाता है। अब ये तो बात नहीं है कि आपकी उस चीज़ में रुचि है या भी अभिप्रेरणा है तो आपका एडमिशन कराया जा रहा है। सो ऐसे इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। सो यही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या एक प्रभावी प्रशंसा के रूप में अध्यापक के लिए कार्य होगा। विद्यार्थियों के ध्यान को उनके कार्य के संबंधित व्यवहार पर केंद्रित करना है। विद्यार्थियों के वर्तमान कार्य निष्पादन को उनके समूह के अन्य साथियों के संदर्भित वर्णन करना। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता तथा कार्य निष्पादन के महत्व की सूचना देना। जब विद्यार्थी अपने व्यवहार को नियंत्रित नहीं कर पाते तो उन्हें सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन समर्थन प्रदान करना। सो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। विद्यार्थियों को उनकी योग्यता अथवा कार्य निष्पादन के महत्व को की सूचना देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अधिगम को प्रदर्शित करता है। हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना, स्वादिष्ट भोजन देखकर मुंह में लार का आ जाना, चढ़ना, भागना एवं फेंकना 3 से 5 वर्ष की अवस्था में इनमें से सभी। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, हाथ जोड़कर अध्यापक का अभिवादन करना। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। चित्र, प्रतीक एवं चिन्ह, मांसपेशी क्रियाएं, भाषा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मांसपेशी क्रियाएं। अंतर्व्यक्तित्व बुद्धि को प्रदर्शित करने वाला व्यवहार है। दूसरों के अंतर्मन की इच्छाएं एवं मंशा का पता लगाना, दूसरे के मूड को भाप लेना, मिलते जुलते संवेगों तथा उदासी में एवं पछतावे में भेद कर पाना, दूसरे के विचारों एवं व्यवहारों को प्रभावित करने के लिए उनके संबंधित जानकारी का प्रयोग करना। देखिए, अंतर्व्यक्तित्व में क्या होता है, व्यक्ति अपने ही बारे में ज़्यादा सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो पहले ऑप्शन में दूसरा आ गया, दूसरे ऑप्शन में दूसरा आ गया, तीसरे ऑप्शन में दूसरा आ गया, इसमें दूसरों की बात होती है, वो अंतर्व्यक्तित्व में आता है ना कि अंतर्व्यक्तित्व में। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अभिप्रेरित लैंगिक अंतरों को मुद्दे नजर रखते लैंगिक समानता की भावना के विपरीत है। विद्यार्थियों के सामने बताएं कि रूढ़िबद्ध विषयों में सफलता हासिल कर सकते हैं। प्रारंभिक विद्यालयी वर्षों में लड़के एवं लड़कियों के शारीरिक एवं गामक कौशल के विकास की संभावनाएं क्षमता समान होती हैं। लड़कों को समस्याओं के समाधान और विश्व पर नियंत्रण रखने के लिए उनकी योग्यता पर उनको आत्मविश्वास विकसित करने के लिए सहयोग प्रदान करें। लड़के एवं लड़कियां दोनों को कम आक्रामक एवं एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करने के समस्त सामाजिक तरीकों को सिखलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है, विपरीत वाली बात बतानी है कि जो लैंगिक समानता के विपरीत है। तो ये ऑप्शन नंबर सी है कि केवल हम लड़कों को ये नहीं बताएं कि केवल तुम ही समस्या का समाधान कर सकते हो, तुम ही इस जगत के कर्ता धर्ता हो, तो हम ऐसा उन्हें कुछ भी नहीं बताएंगे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक किसी समूह में समुदाय आधारित व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझ सकता है। आँखों के संपर्क के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर, गृह कार्य के आधार पर। तो वो किसके आधार पर समझ सकता है, भाषा एवं अभिव्यक्ति के आधार पर वो इन चीज़ों को समझ सकता है। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए कार्य केंद्रित, लक्ष्य केंद्रित, कार्य केंद्रित एवं लक्ष्य केंद्रित, पुरस्कार केंद्रित। यदि कोई चाहता है कि उसका जो शिष्य है वो सृजनशील का पोषण करे तो उसे कार्य केंद्रित रखना चाहिए। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
निम्न में से कौन सी विशेषता सामाजिक रूप से वंचित वर्ग के विद्यार्थी की नहीं है? बालकों की देखभाल एवं अनुभव उन्हें स्कूल के लिए प्रभावी ढंग से तैयार नहीं करते, नियमित स्वास्थ्य संबंधी देखभाल नहीं मिलती, व्यापक एवं विविध अनुभवों को प्राप्त करने का मौका नहीं मिलता, विद्यालय में अच्छा करने के लिए अभिप्रेरित नहीं किया जाता। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो हमारे सामाजिक रूप से पिछड़े विद्यार्थी होते हैं उनके संग ऐसा नहीं किया जाता है कि उन्हें विद्यालय में अभिप्रेरित नहीं किया जाए, जबकि हम विद्यालय में हमारे लिए सभी छात्र एक जैसे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान मौलिक अनुसंधान से भिन्न है क्योंकि ये अध्यापकों, शैक्षिक प्रबंधों एवं प्रशासकों द्वारा किया जाता है, शोधकर्ता द्वारा किया जाता है, जिनका विद्यालय में कोई संबंध नहीं होता, यह प्रमापीकृत उपकरणों पर आधारित होता है, यह न्यायदर्श पर आधारित होता है। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान में क्रियात्मक उपकरणों का निर्माण समस्या के कारणों पर आधारित होता है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण किसी तर्कयुक्त विवेक पर आधारित होता है, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण इस प्रकार किया जाता है ताकि उनका सांख्यिकीय सत्यापन किया जा सके, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण नहीं किया जाता। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण समस्या के कारणों के आधार पर किया जाता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में बहुभाषा को एक संसाधन के रूप में समर्थन दिया गया है क्योंकि यह एक तरीका है जिससे प्रत्येक बालक सुरक्षित महसूस करे, भाषागत पृष्ठभूमि के कारण कोई भी बालक पीछे न छूट जाए, यह बालक को अपने पर विश्वास के लिए प्रोत्साहित करता है, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका विज्ञान विषय को समझने के लिए उच्च प्राथमिक स्तर पर उपयुक्त नहीं है? आपको नहीं वाला ढूंढना है। वस्तुओं को प्रेक्षण करना व आलोकनों को रिकॉर्ड या दर्ज करना, रेखाचित्र बनाना, वास्तविक अनुभव प्रदान करना, अमूर्तता के द्वारा विषय को सिखाना। देखिए बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ है, केवल उच्च प्राथमिक स्तर पे है, मतलब 8th या 7th क्लास में है, ठीक है, तो आप उसको अमूर्तता के द्वारा उसका शिक्षण नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुग्रेड शिक्षा प्रणाली के साथ सहमति नहीं रखता है? एक अध्यापक एक समय में एक से अधिक कक्षाओं का प्रबंध करता है, बैठने की लचीली व्यवस्था, विभिन्न कक्षाओं में एक या एक से अधिक अंतःक्रिया, विद्यार्थियों का आयु व योग्यता के आधार पर समान होना। तो उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। देखिए बहुकक्षा क्या होती है, जब हम एक ही क्लास में एक से अधिक क्लास के बच्चों को बैठाल के एक संग पढ़ाते हैं, ठीक है, और जो बैठने की व्यवस्था होती है वो लचीली होती है, और जो टीचर होता है वो क्या करता है कि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करता है। ये कब किया जाता है? जब हमारे स्कूल में टीचर की कमी होती है और बच्चे काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब क्लासेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, तो एक ही टीचर को 2 या 2 से अधिक जो क्लासेस होती है वो मर्ज करके पढ़ानी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास में वंशाक्रम निर्धारित करता है मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, शारीरिक संरचना के विकास को, सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं वाला बताना है। जो अध्यापक यह विश्वास करता है कि विकास प्रकृति की वजह से होता है, वे अनुभव प्रदान करने की को महत्व नहीं देता। प्रकृति मतलब कि वंशानुक्रम की वजह से होता है, तो वो अनुभव प्रदान करने को क्यों महत्व देगा? तो ये तो सही है, हमें सही नहीं वाला ढूंढना है। प्रारंभिक अनुभव महत्वपूर्ण होते हैं और अध्यापक का हस्तक्षेप ही महत्वपूर्ण होता है। प्रारंभिक जीवन की नकारात्मक घटनाओं के प्रभाव से कोई भी अध्यापक नहीं बचा सकता। व्यवहारिक परिवर्तन के संदर्भ में विकास वातावरणीय प्रभावों से फलस्वरूप होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता परिपक्व को अधिगम से अलग करती है? ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, यह अभ्यास पर निर्भर करती है, ये प्रेरकों पर निर्भर करती है, ये जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संबंध में सही नहीं है? विकास प्रतिमानकों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत
संभाव्य क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। प्रारंभिक विकास बाद की विकास से अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कि जो विकास के विभिन्न क्षेत्रों के संभाव्य खतरे नहीं होते हैं, जबकि उसके खतरे होते हैं। एरिक एरिक्सन ने इस पर अपनी पूरी एक थ्योरी भी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल या गैंग का सदस्य होने से समाजीकरण उत्तर बाल्यावस्था में बेहतर होता है। निम्न में से कौन सा कथन इस विचार के विपरीत है? वयस्कों पर निर्भर न होकर सीखता है, जिम्मेदारी को निभाना सीखता है, अपने समूह के प्रति वफादार होना सीखता है, छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हुए अपने गैंग के सदस्यों से लड़ाई मोल लेता है। तो यहाँ पे हमें नहीं वाला मतलब विपरीत वाला बताना था, तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है, मतलब कि यहाँ पे समेटिव एवोल्यूशन की बात की जा रही है। समय विशेष पर विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी को कितना अच्छा निष्पादन किया है का पता लगाना, अधिगम की सुगम बनाना व ग्रेड का प्रदान करना, ऐसे विद्यार्थियों का पता लगाना जो अपने साथियों के समकक्ष संपादित में कठिनाई में अनुभव कर रहा है, अगली इकाई के अनुदेशन के से पूर्व प्रगति का पता लगाना। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, समय विशेष एवं विभिन्न कार्यों पर एक विद्यार्थी ने कितना निष्पादित किया है इसका पता लगाना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजू खरगोश से डरता है। शुरू में खरगोश को राजू से काफ़ी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज़ खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश के से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है प्रयत्न एवं त्रुटि का, शास्त्रीय अनुबंधन का, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का, इनमें से सभी। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का। यहाँ पे क्या की गई है? कंडीशनिंग की गई है जिससे राजू खरगोश से डरना बंद कर दे। बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है? मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबे रहना, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बहिर्मुखी व्यक्ति होता है वो उसके मन में जितनी परेशानी होती है उसे बोलकर वो निकाल देता है, ना कि अंतर्मुखी व्यक्ति की तरह कि अंदर अंदर घुटा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य या अनुकूलता स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी या अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो देखिए जो बुद्धि होती है वो स्थायी नहीं होती है, हम इसे परिवर्तित कर सकते हैं। सो ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें इद एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाए। इड एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। इड एवं परम अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तो सॉरी, अहम और परम अहम के बीच, या फिर मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें हम मजबूत अहम को बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्न में से कौन सी व्यू रचना कार्य करेगी? कार्यों को मूर्त रूप से समझाना, विद्यार्थियों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वयं अध्ययन के अवसर प्रदान करना, सहायता के लिए बाहर से संसाधनों को प्राप्त करना। देखिए क्या है, मानसिक रूप से वो पिछड़े बालक है तो हम उन्हें चीज़ें किस रूप में प्रदर्शित करेंगे? मूर्त रूप में तो प्रदर्शित करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि उससे अमूर्त चीज़ें बताने लगेंगे। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य, ड्रामा एवं शिल्प कला का प्रयोग किया जाता है विशिष्ट गुणों के विकास हेतु, व्यक्तित्व को ढालने के लिए, दबी एवं बर्दाश्त न की जाने वाली अंतर्नोद को के प्रकटीकरण हेतु, या इनमें से सभी। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। वर्तनी, वाचन एवं गणना में कठिनाई, समानता, बुद्धि एवं अच्छी अनुकूलता, योग्यता, विशेषता है। देखिए उसे वर्तनी, वाचन और गणना में तो कठिनाइयाँ हो रही हैं। वर्तनी में कठिनाई का मतलब उसे डिसलेक्सिया है, वाचन में मतलब डिसलेक्सिया, और गणना में क्या है उसे डिस्ग्राफिया है। तो उसे क्या है, वो धीमी गति से सीखने वाले हैं,
सामान्य या औसत अधिगमकर्ता की, मानसिक रूप से पिछड़े बालक की, या फिर अधिगम निर्योग्य बालक की। तो उसमें क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटीज है, तो ये क्या है, अधिगम निर्योग बालक की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फ एवं व, म एवं न अक्षरों की ध्वनियों में अंतर न कर पाना अधिगम की समस्या संबंधित है। अवधारणा केंद्रण से, स्मृति से, प्रत्यक्षीकरण से, या फिर इनमें से सभी। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण से। तो क्वेश्चन नंबर 30 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालक का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं कहा जा सकता। देखिए, RT एक्ट 2009 ने अपनी धारा 24 में ये बताया कि टीचर की किन किन चीज़ों में ड्यूटी लग सकती है। तो टीचर की केवल 3 चीज़ों में ड्यूटी लग सकती है शिक्षण कार्य के अतिरिक्त। पहला है जनगणना में, दूसरा है कोई भी आपातकाल की स्थिति में, और तीसरा है जब भी हमारी वोटिंग होती है उसमें हम टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं। तो इसमें किस में नहीं लग सकती है, 10 वर्ष पश्चात होने वाली जनगणना में, आपदा राहत कार्य में, चुनाव संबंधी कार्य में, या पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी पल्स पोलियो कार्यक्रम में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हमारा 2012 का जो पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। इसके बाद हम 2015 के पोर्शन को देखते हैं अपने CTP के। सो ये हमारा 2015 का रीड लेवल 1 का पेपर है। सो 2012 के बाद 2013 और 14 में कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ था रीड का, सीधे 2015 में हुआ था। सो चलिए इस पेपर को हम सॉल्व करते हैं, CTP के पोर्शन को इस पेपर के। तो पहला क्वेश्चन है, डैश मस्तिष्क की संरचना तथा कृत्यों में विभेदी का परिणाम होता है। तनाव, पिछड़ापन, डिसलेक्सिया, इनमें से कोई नहीं। सो उसका जो राइट आंसर है वो है डिसलेक्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन बालकों की बुद्धि लब्धि डैश है साधारण डाउ उन्हें मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। 70 से कम, 70 से ऊपर, 80 से 100 के बीच, इनमें से कोई नहीं। सो जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ 70 से कम होता है उन बच्चों को हम मानसिक न्यूनता ग्रसित की श्रेणी में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बच्चों में अमूर्तता संप्रत्यों ग्रहण करने की योग्यता होती है। पिछड़े हुए, प्रतिभाशाली, मानसिक रूप से पिछड़े, इनमें से कोई नहीं। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रतिभाशाली बालकों में। तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। समस्या समाधान विधि, रक्षात्मक यांत्रिका, व्यक्तिगत विभिन्नता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वो कहलाती है रक्षात्मक यांत्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक रूप से वंचित की समस्या नहीं है। सीखने के लिए प्रेरणा का अभाव, सृजनशीलता को पोषण होने के अवसर नहीं मिलता, रहने के लिए स्वच्छ परिवेश, विद्यालयों के पक्षपात पूर्ण वातावरण का सामना करना। सो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, रहने के लिए स्वच्छ परिवेश। यहाँ पे नहीं वाली पूछी थी इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी है आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, या इनमें से कोई नहीं। सो जो विद्यार्थी होता है वो हमारा आश्रित चर होता है, टीचर हमारा स्वतंत्र चर होता है, और जो करिकुलम मीन्स पाठ्यक्रम होता है वो हमारा मध्यस्थ चर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आश्रित चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, या फिर CCE। तो कौन सा प्रकार नहीं है, जो मानक है वो कोई भी मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। NCF 2005 बल देता है करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, उपरोक्त सही सभी। जो हमारा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 करके सीखने पर बल देता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग नहीं है। शैक्षणिक उद्देश्य, मूल्यांकन, शिक्षण अनुभव, या फिर अधिगम अनुभव। सो जो हमारे शिक्षण अनुभव है वो मूल्यांकन त्रिकोण का भाग नहीं है, बाकी ये जो तीनों है वो हमारे मूल्यांकन त्रिकोण के भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उपभोक्ता की अनुसंधान करता है, समस्या का हल सीखता से प्राप्त हो जाता है, समस्या का हल अभ्यास में आया जाता है और उसका मूल्यांकन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। सो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समस्या को हल अभ्यास में ले आया जाता है और उनका मूल्यांकन नहीं किया जाता है। RTE एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षण हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं 40, 42, 45 या फिर 48।
सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 45। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। रीट में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, लेवल 1 और लेवल 2 दोनों में ही। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति के विकास होता है डैश आयु में, 7, 11, 9 या 6। तो इसका विकास कब होता है? 11 वर्ष की आयु में, जब बालक उत्तर बाल्यावस्था में पहुंच जाता है। राइट आंसर विल बी 11 वर्ष। शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल, मांसपेशी की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स या उपरोक्त सभी। सो जो हमारा विकास होता है इन सभी चीज़ों में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जिसे हमें प्रभावित करती है। किसने कहा? वुडवर्थ ने, रॉस ने, एनास्ट्रीस ने या इनमें से किसी भी नहीं ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है रॉस। ये किसने कहा था? रॉस ने कहा था। रॉस ने कहा था कि वातावरण एक बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम अंतरण का थॉर्नडाइक सिद्धांत कहा जाता है? समानता का सिद्धांत, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत, औपचारिक नियमों का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुरूप तत्वों का सिद्धांत भी इसे कहा जाता है। इनमें से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन या फिर अभिप्रेरणा। तो जो अभिप्रेरणा है वो हमारा वंशानुक्रम का नियम नहीं है, बाकी सब वंशानुक्रम के नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण ग्रंथियां इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं? 3 अथवा 4, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 8 अथवा 9 वर्ष तक जो हमारी श्रवण और दृष्टि ग्रंथियां हैं वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अवस्था में बालक में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है? भूख, पुरस्कार, रुचि या फिर विश्राम। सो पुरस्कार और रुचि दोनों ही हमारे अर्जित प्रेरक है और बोर्ड ने भी इन दोनों को राइट आंसर माना था। सो आपने चाहे तो बी ऑप्शन लगाया और चाहे सी, दोनों में ही आपको नंबर मिले होंगे। अभिप्रेरणा वर्जित होती है ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। सो जो हमारी अभिप्रेरणा है वो किसके द्वारा किसके द्वारा जागृत होती है? भावात्मक जागृति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी। चिंतन मानसिक क्रिया डैश पहलू है? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो जो चिंतन की क्रिया होती है वो अपने मस्तिष्क के द्वारा करते हैं और मस्तिष्क के पहलू को हम क्या कहते हैं? ज्ञानात्मक। का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है? पारस्परिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, वातावरण या फिर मनोदैहिक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक अनुकूलन। व्यक्तिगत भेद पाए जाते हैं बुद्धि स्तर में, अभिवृत्ति में, गतिवाही योग्यताओं में या उपरोक्त सभी में। तो जो व्यक्तिगत अनुभव होते हैं वो इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। चिंतन प्रारंभ होने के लिए आवश्यक है? पूर्वानुभव, भाषा, तर्क या फिर समस्या। देखिए चिंतन अनुभव मतलब चिंतन की क्रिया प्रारंभ होने के लिए पहले जरूरी है कि हमारे सामने कोई समस्या हो, सो डैट हम उससे रिलेटेड चिंतन कर सकें। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि संप्रति विकसित किया। सो बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो क्या है? IQ का फॉर्मूला MA/CA × 100। तो यही पूछ रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला है वो किसने दिया? बिने ने, रीड ने, टर्मर ने या कैटल ने। सो ये जो फॉर्मूला है वो टर्मर ने दिया था। बाह्य आवास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है? गहन दृष्टिकोण, सतही दृष्टिकोण, मानकीय दृष्टिकोण या फिर प्रेरणात्मक दृष्टिकोण। देखिए बाह्य आवास के आधार पर आप व्यक्तित्व का वर्णन कर रहे हैं तो वो कैसा कहलाएगा? सतही दृष्टिकोण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पिछड़ेपन का कारण नहीं है? समान बुद्धि का अभाव, शारीरिक दोष, विशिष्ट पिछड़ापन, स्वस्थ वातावरण। सो यहाँ पे आपसे नहीं वाला पूछा जा रहा है तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वस्थ वातावरण। स्वस्थ वातावरण किसी भी व्यक्ति के पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया? मन ने, शेल्डन ने, हिप्पोक्रेट्स ने या कैटल ने।
तो सबसे पहले किसने वर्गीकृत किया था व्यक्तित्व को? हिप्पोक्रेट्स ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसने जो हमारी बॉडी में फ्लूइड पाए जाते हैं उसके आधार पर हमारे व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया था। समान तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। अल्फ्रेड ब्रे ने, स्पीयरमैन ने, गिलफोर्ड ने या फिर थर्स्टन ने। समान या विशिष्ट कारक सिद्धांत को हम द्विकारक सिद्धांत भी कह सकते हैं और इसका प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। और त्रिकारक सिद्धांत जो है वो भी स्पीयरमैन ने दिया था। और एक तत्व का जो सिद्धांत है वो अल्फ्रेड ब्रे ने दिया था। और जो हमारा प्रथम बुद्धि परीक्षण जो किया गया था वो भी अल्फ्रेड ब्रे ने किया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिए। और ये जो हमारा 2012 के पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशील परिवार में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? सम्मत, जिज्ञासा, उपलब्धि या आक्रामकता। तो उनमें कौन सा प्रेरक मतलब ज़्यादा प्रबल होता है? वो होता है उपलब्धि। ठीक है, ये अधिक प्रबल होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यहाँ पे हमारे 2015 के जो सीडीपी का पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद 2016 में कोई भी पेपर नहीं हुआ था, सीधे 2017 में पेपर हुआ था। उस पेपर को सॉल्व करते हैं। सो ये हमारे 2017 का पेपर है, लेवल 1 का पेपर है। अब इसके हम रीड के सीडीपी के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अधिगम विकलांगता जिसमें लिखावट में कठिनाई शामिल है कहलाता है। जब कोई बच्चा लिखने में प्रॉब्लम करता है तो वो क्या कहलाता है? डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, ध्यान अभाव, अति सक्रियात्मक विकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, डिस्ग्राफिया। जब लिखने में प्रॉब्लम हो रही है मतलब कि ग्राफ नहीं बना पा रहे हैं तो कौन सा विकार होगा? डिस्ग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक योगात्मक मूल्यांकन से संबंधित है? अध्यापक को छात्र की प्रगति के बारे में निरंतर और तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना, शिक्षा सामग्री में आणविक विश्लेषण पर केंद्रित, शिक्षार्थी की उपलब्धि पर लगातार व्यवस्थित आकलन, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्र के अंत में शिक्षार्थी के प्रदर्शन का अंतिम आकलन ही हमारा योगात्मक आकलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का कहना है कि कई प्रकार की बुद्धि या दिमाग के फ्रेम होते हैं। उनके द्वारा सुझाई गई बुद्धि की श्रेणी कौन सी है? विश्लेषणात्मक बुद्धि, रचनात्मक बुद्धि, प्रकृतिवादी कौशल या व्यवहारिक बुद्धि। सो ये कौन से कौशल है? प्रकृतिवाद कौशल है। हमारे देश में कई बच्चे एक से अधिक भाषा बोलते हैं। निम्न में से पता लगाइए 2 भाषाओं को बोलने की क्षमता वाले बच्चों के लिए सही लाभ। अवधारणा गठन में सुविधा, विश्लेषणात्मक तर्क में सुविधा, संज्ञानात्मक लचीलेपन में सुविधा, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक अध्यापक कक्षा में कुछ गतिविधि कर रहा है, जैसे न केवल यह प्रश्न पूछ रहा है कि क्या हुआ, बल्कि यह भी पूछ रहा है कैसे और क्यों। उसे एक प्रश्न से विभिन्न उत्तरों तथा परख की तुलना करने में मदद करना जो वास्तव में सबसे अच्छा जवाब है। इस गतिविधि में वह बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। समानता, आलोचनात्मक सोच का, एकीकृत सोच का या अवधारणा मानचित्र का। तो वो बच्चों की आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाएं या घटनाएं छात्र के व्यवहार को प्रेरित कर सकते हैं। कौन सा मनोवैज्ञानिक परिक्षेप इस तरह के प्रेरणा की व्याख्या करता है? मानवतावादी, व्यवहार, संज्ञानात्मक या फिर सामाजिक। तो सकारात्मक और नकारात्मक उत्तेजनाओं की बात जब की जाए तो ये व्यवहारवादी ऐसी बात करते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा व्यवहार, ऑप्शन नंबर बी। समावेशी शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्षाओं में शिक्षण कराना। सर्वाधिक समय, पूरा समय, कुछ समय या कभी किसी समय नहीं। इसका राइट आंसर है पूरा समय। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमें कैसी बच्चा हो, चाहे उसे स्पेशल नीड की ज़रूरत हो या फिर गिफ्टेड बच्चा हो, तो उसे हमें पूरे समय अपने क्लास में बैठ के ही पढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भाषा शिक्षक द्वारा कवि का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने या व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह एक उदाहरण है आज्ञानात्मक तर्क का, निगमनात्मक तर्क का, अवधारणा मानचित्र या फिर परिकल्पना परीक्षण। सो इसका राइट आंसर है
आगमनात्मक तर्क, ऑप्शन नंबर ए। मनोविश्लेषण का मानना है कि एक प्राथमिक साधन है जिसके द्वारा ईगो इट पर आधिक्य रखता है। ये कहलाता है सुपर ईगो, आमोद सिद्धांत, द्वंद्व या फिर दबाव। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दबाव। अंतर्मुखी या बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न द्वारा प्रस्तावित किया गया। हैंस आइसेक, आरवी कैटल, गॉर्डन आलपोर्ट या फिर कार्ल रॉजर्स। तो ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? हैंस आइसेक के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम उदाहरण है प्रेरणा का? कक्षा आगामी स्कूल वर्ष आने के लिए भावुक है और अच्छा करना चाहता है। कक्षा छात्र जो वह है वो सक्रिय है, अपने गणित वर्ग में अच्छा करने के लिए उच्च लक्ष्य निर्धारित करता है, काफ़ी प्रयास के साथ बना रहता है और कक्षा में उच्च अंक प्राप्त करता है। छात्र सा वह क्या पूरा करना चाहता है पर अपना ध्यान निर्देशित करने में अच्छा है। छात्र दा वह कड़ी मेहनत करती है और शैक्षिक कार्य के बारे में सकारात्मक भावनाओं का अनुभव करती है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। छात्र जो वह है वो सक्रिय है, गणित में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए वो उच्च लक्ष्य निर्धारित भी करता है, काफ़ी प्रयास भी करता है और अंत में अच्छे नंबर भी प्राप्त करता है। यदि बाह्य प्रेरणा एक अंत की युक्ति है तो आंतरिक प्रेरणा है एक शुरुआत, अपने आप में अंत, एक शुरुआत तथा अंत, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा अपने आप में अंत होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। एक व्यक्ति विज्ञान को स्वयं और वातावरण के साथ समन्वय को प्राप्त करने के लिए नियम, कानून और सिद्धांत प्रदान करता है, कहलाता है अभिप्रेरणा, दिमागी आरोग्यता, अधिगम, द्वंद्व। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है दिमागी आरोग्यता। यदि कोई व्यक्ति विज्ञान जो स्वयं और वातावरण के साथ समन्वय करने के लिए नियम व कानून या सिद्धांत प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं? दिमागी आरोग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समायोजन तंत्र में अतीत, वर्तमान और प्रस्तावित व्यवहार में अनुमोदित कारणों में तार्किक और सामाजिक रूप से सोचना शामिल है, कहलाता है प्रतिकरण, परिमेयकरण, प्रतिगमन या फिर दमन। तो वो क्या कहलाता है? परिमेयकरण। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्कूल की संगठनात्मक स्थापना छात्रों के अधिगम को प्रभावित करती है। यह पहलू उस श्रेणी से संबंधित है क्रियात्मक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, सामाजिक कारण, अन्य कारक। जो हमारा स्कूल होता है वो एक समाज का ही छोटा रूप होता है, तो उसका राइट आंसर होगा सामाजिक कारक, ऑप्शन नंबर सी। निम्न स्थिति में कौन सा समायोजन को बढ़ावा देता है? तीव्र उत्सुकता, अपराध व जुनूनी विचार, बीमारी का डर, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरोटिक भय और चिंता से मुक्ति। एक शिक्षक के रूप में आपने अपने छात्रों से हमारे जीवन पर प्रदूषण के प्रभाव को समझाते हुए एक निबंध लिखने के लिए कहा। मतलब पहले आपने उसे समझा दिया, फिर उससे कहा कि तुम एक निबंध लिखो। इस कार्यक्रम में ब्लूम के वर्गीकरण के कौन से संज्ञानात्मक स्तर की व्याख्या की गई है? विश्लेषण, प्रयोग, समझ या फिर ज्ञान। तो किसकी व्याख्या की गई है? संप्रयोग की। अब उसे क्या कर रहा है? एप्लीकेशन किया जा रहा है, मतलब निबंध लिख रहा है बच्चा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षा और जांच सूची का प्रयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की है। यह प्रक्रिया कहलाती है आकलन, मापन, मूल्यांकन या उपरोक्त सभी। तो ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रक्षेप ब्लूम के वर्गीकरण में नामांकित नहीं है? संज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावात्मक या फिर मनोप्रेरणात्मक। सो कौन सा नहीं है नामांकित? सो उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, क्रियात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे के मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है? स्कूल के बाहर जीवन को ज्ञान से जोड़ना, परीक्षाओं को अधिक लचीला तथा कक्षा में एकीकृत करना, अधिगम को रटना, वृद्धि को सुविधाजनक बनाना,
पाठ्यक्रम केंद्रित रहने की बजाय बच्चों को समग्र विकास के लिए समृद्ध पाठ्यचर्या प्रदान करना। तो देखिए रटने की तो बात की ही नहीं गई है, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिगम को रटन विधि को सुविधाजनक बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा उंगलियां और अंगूठों का प्रयोग वस्तु को पकड़ने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है सेफेलोकॉर्डर, प्रॉक्सिमोडिस्टल, व्यापक से वरिष्ठ कार्यवाही प्रगति, अनियमित प्रगति। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी, दोनों ही, और बोर्ड ने भी इन दोनों ऑप्शन को राइट माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक और भावात्मक, साथ ही साथ सामाजिक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेहतरीन ढंग से विकसित। तो ये किस प्रकार से विकसित है? एक तो ये एकीकृत है और समग्र रूप से विकसित होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्चा जो कि एक विशेषता जैसे मौखिक क्षमता में उच्च या निम्न है, बात की उम्र में भी रहेगी, यह बयान के महत्व पर जोर देता है। प्रारंभिक अनुभव, वातावरण, आनुवंशिकता या वातावरण, दोनों। तो ये किस पे जोर देता है? ये आनुवंशिकता पर जोर देता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अधिगम में उपयोग और अनुप्रयोग के नियम को भी कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? अभ्यास का नियम कहा जाता है। लेकिन ये कोई भी ऑप्शन में नहीं था अभ्यास का नियम, इसलिए जो 24 क्वेश्चन था वो एक बोनस क्वेश्चन था, इसमें सभी को नंबर दिए गए थे। पावला के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने से लाल टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों के नीचे आने की वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज़ सुनता है, वह समृद्धि को कहा जाता है, इस समृद्धि को कहा जाता है विलोपन, बिना शत्र प्रोत्साहन, अनुकूलन, उत्तेजना या फिर तत्परता। तो यहाँ पे क्या हो गई है? उसकी कंडीशनिंग हो गई है। तो उसका राइट आंसर है अनुकूलन, उत्तेजना, ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुभूति बच्चे और वातावरण के बीच अंतःक्रिया की निरंतर प्रक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यह सिद्धांत में प्रतिबिंबित होता है थॉर्नडाइक अधिगम सिद्धांत, पियाजे संज्ञानात्मक अधिगम विकास सिद्धांत, टॉलमैन संकेत सिद्धांत या कोलबर्ग का अधिगम सिद्धांत। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया को पुराने और नए अवधारणा एवं अनुभवों के बीच संतुलन किया क्रिया है, जाना जाता है समावेश से, समायोजन से, संतुलन से या फिर ज्ञान विघ्न से। सो ये किसके नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है संतुलन से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 28 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बौद्धिक परीक्षण के लिए उपयोग करने की सावधानी नहीं है? यहाँ पे आपको नहीं वाली बतानी है। IQ स्कोर के आधार पर अनुचित, रूढ़िवादी और छात्रों के बारे में नकारात्मक उम्मीदों से बचना, बुद्धि का व्यक्तित्व आकलन परीक्षण तथा छात्र के बीच एक संरचित बातचीत है। क्षमता की मुख्य या एकमात्र विशेषता के रूप में IQ परीक्षण का उपयोग न करना, एक समग्र IQ स्कोर की सार्थकता की व्याख्या में सावधान रहना। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। कक्षा 3 का छात्र जिसकी एज क्या होगी? 9 साल के आसपास होगी, विकास ये किस चरण में होगा? देखिए एरिक्सन ने अपना मनोसामाजिक सिद्धांत किया था जिसमें उन्होंने विकास की 8 अवस्थाओं का वर्णन किया था। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेतृत्व बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, परिश्रम बनाम हीनता। ठीक है, 9 साल का जो बच्चा होता है वो स्कूल वगैरह जाने लगता है, अगर वो स्कूल में अच्छे से खूब अच्छे नंबर प्राप्त करता है, खूब परिश्रम करता है तो परिश्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, नहीं तो अगर वो बेकार नंबर प्राप्त करता है तो उसमें हीनता का भाव उत्पन्न हो जाता है। हमारा 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आदर्श
संदर्भित परीक्षण के लिए सत्य नहीं है। ये एक मानकीकृत परीक्षण है। छात्र के स्कोर की तुलना में उसके साथ तुलना करने की जाती है जो अन्य से कैसे प्रदर्शित किया है। कहा जाता है कि परीक्षा राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित है। छात्र के प्रदर्शन की स्थापित मानदंडों से तुलना की जाती है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। सो यहाँ पे हमारा 2017 का भी जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। हम 2021 के पेपर को देखते हैं। तो 17 से लेकर 21 ईयर तक, मतलब 2017 से लेकर 2021 तक कोई भी पेपर नहीं हुआ था, डायरेक्ट 2021 में हुआ था। चलिए अब हम अपने 2021 के रीट के पेपर को सॉल्व करते हैं, सीटीपी के पोर्शन को। तो इसका पहला क्वेश्चन है, मानव विकास आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। इस कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? सतत विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत, समान से विशिष्ट अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? तो जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्होंने अपने सिद्धांत में 4 अवस्थाएं बताई थी। सबसे पहली थी संवेदिक पेशी अवस्था, दूसरी थी मतलब कि तर्क से पहले की अवस्था थी, उसे हम कहते थे पूर्व मूल संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी थी मूल संक्रियात्मक अवस्था, और जो हमारी अंतिम अवस्था थी उसे हम कहते थे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे अंतिम अवस्था पूछिए इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता के जनक हैं ग्रेगर मेंडल, थॉमस हर्स्ट गार्गन, जेम्स वॉटसन, चार्ल्स डार्विन। तो उसके जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेगर मेंडल को आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्रॉइड, कार्ल रोजर्स या फिर जीन पियाजे। इसका राइट आंसर है सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था, और साथ ही साथ सिगमंड फ्रॉइड को ही मनोविश्लेषणवाद का जनक भी माना जाता है। एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो यह बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो IQ का फॉर्मूला होता है वो होता है MA मतलब कि मानसिक आयु अपॉन CA मतलब कि क्रोनोलॉजिकल आयु इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, MA की वैल्यू हो जाएगी 12 और CA की वैल्यू हो जाएगी 10, और फिर क्या कर देंगे हम इंटू कर देंगे 100 से, 0 से 0 कट हो गया, 10 इंटू 12 क्या 12 इंटू 10 क्या हो गया 120। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट वेंडूरा द्वारा स्थापित अधिगम का सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो एल्बर्ट वेंडूरा ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था, जबकि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत हमारा पावलोव जी का है, और संज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया था। रेमंड कैटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रतिपादित किए गए हैं? तो रेमंड कैटल द्वारा 16 व्यक्तित्व कारक प्रतिपादित किए गए हैं, इसीलिए इसे 16 PF थ्योरी मतलब कि पर्सनैलिटी फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? दैविक आवश्यकताएं, व्यक्तित्व एवं समूहवाद, स्नेह एवं परसंबद्धता, आत्मसिद्धि। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व एवं समूहवाद उसके पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। एक व्यक्ति में एक समय में पर 2 विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। इसका राइट आंसर है द्वंद्व, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोवरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्रियात्मक अनुसंधान। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निर्धारित करने के लिए निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? यहाँ से जैविक कारक नहीं वाला पूछा है। आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध, शारीरिक स्वास्थ्य। तो उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिभावक बालक जो संबंध है वो उसका जैविक कारक नहीं है।
डाउन सिंड्रोम डाउन संलक्षण का कारण है, मतलब कि जो डाउन सिंड्रोम जो रोग होता है उसका क्या कारण है? गुरसूट 20, गुरसूट 21, XXY गुरसूट, गुरसूट 22। तो उसका कारण है गुरसूट 21, ऑप्शन नंबर बी। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। जब एक ही आंसर हमें बार बार प्राप्त होता है तो हम ये कह सकते हैं कि वो चीज़ क्या है? विश्वसनीय है। तो उसका राइट आंसर है प्राप्तांकों की बारंबारता, मतलब कि सेम आंसर आ रहा है बार बार। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपी परीक्षा का उदाहरण नहीं है? TAT, SCT, ड्रॉन ए मैन या फिर MMPI। उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, MMPI। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? हार्वर्ड गार्डनर, जीन पियाजे, डेविड वॉशलर या फिर एरिक एरिक्सन। जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है वो किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए किया जाता है? तेज गति से सीखने वाले, धीमी गति से सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले। तो उपचारात्मक शिक्षण उन बालकों को दिया जाता है जिनमें कोई ना कोई कमी होती है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धीमी गति से सीखने वाले बालकों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है। शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा का कार्यक्रम। तो ये किस पर आधारित है? वृद्धि और विकास के सिद्धांत पर आधारित है। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। NCF 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर कोठारी, प्रोफेसर मेहरोत्रा, प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर राममूर्ति। तो कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे NCF 2005 के अध्यक्ष। RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? 5 से 12, 12 से 18, 7 से 15 या 6 से 14। तो ये राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 कितने वर्ष के बालकों के लिए है? 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। तो कौन सा नहीं है? उपलब्धि हमारा दैहिक उत्प्रेरक नहीं है, ऑप्शन नंबर ए। NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है शिक्षकों का प्रशिक्षण, कक्षा अधिनियम, बालक के चिंतन का गणितीकरण, गणित की विषय वस्तु। तो क्या नहीं है, मतलब क्या उद्देश्य है? तो बालक के चिंतन का गणितीकरण करना। पारितोषित तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो उसका राइट जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, जो कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। ये जो सिद्धांत है वो BF स्किनर ने दिया था, जिसमें उन्होंने पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन मतलब कि रिफ्लेक्शन, कल्पना, तर्क। तो कौन सी सम्मिलित नहीं है? जो पूर्व अनुभव होते हैं वो हमारी बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं होते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष कार्यक्रम या शिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तिगत, बुद्धि, उपलब्धि या फिर रचनात्मक। जब हमें ये देखना है कि कोई जो हमने कार्यक्रम चलाया है उसको कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर लिया गया है बच्चों के द्वारा या लोगों के द्वारा, तो जब हम उसका मापन करते हैं तो हम किस परीक्षण के द्वारा करते हैं? हम परीक्षण के द्वारा करते हैं उपलब्धि। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपलब्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का सामना करता है? वृद्धावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शिशुअवस्था। तो वो किशोरावस्था में इस चीज़ का सामना करता है, इस प्रकार की समस्या का, लाइक व्यावसायिक समायोजन का। शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली, विषय वस्तु, भाषा या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर पर। किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, ये जो मनोवैज्ञानिक आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होता है
25:1, 35:1, 40:1 या 30:1, तो वो कितना होता है 40:1। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य बुद्धि परीक्षा एक उदाहरण है रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, योगात्मक मूल्यांकन का या नैदानिक मूल्यांकन का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नैदानिक मूल्यांकन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग वंशानुगत होता है? ADHD, फिनाइलिकिनोटोनुरिया, कितना अजीब नाम है, परिसलन, मतलब आप समझ जाइएगा ये थोड़ा अजीब नाम है, HIV एड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आप प्रोनाउंस करके देख लीजिएगा, मुझसे तो नहीं हो रहा है सही से। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, मतलब 2021 के पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक और पेपर हुआ था 2022 में, उसके बाद 2022 से लेकर 25 तक अभी तक कोई भी पेपर नहीं हुआ है। अब जो पेपर होने वाला है वो 2025 में होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है? भाटिया बैटरी, रोशा परीक्षण, WAIS या फिर रेवन का SPM। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भाटिया बैटरी परीक्षण। ये पेपर हमारी आज की वीडियो का लास्ट पेपर है, जो कि 2022 का पेपर है, रीड 2022 लेवल 1। सो इसके हम CDP के पोर्शन को सॉल्व करने के बाद हमारी ये वीडियो एंड हो जाएगी। सो चलिए फटाफट से इसके भी 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन असत्य हैं? यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, तो ये तो असत्य है। हमें ये समझना चाहिए कि जो प्रत्येक बच्चा है वो अद्वितीय है। बच्चा एक एकीकृत रूप से विकसित होता है, ये सही है। विकास के एक पहलू में किसी समस्या को दूसरे को प्रभावित करने की संभावना होती है, ये बात भी सही है। विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो इसमें से केवल एक ही असत्य है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। तो उसका राइट आंसर होगा केवल डी, केवल ए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश तब होता या होती है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। वृद्धि, विकास, शारीरिक बदलाव, मानसिक परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकास। निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है? प्राक टोली आयु, अनुकरणीय आयु, सवाल करने की आयु या खिलौना आयु। तो उसकी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुकरणीय आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जो प्रकृति का मीन्स होता है हमारी आनुवंशिकता, और पोषण का मतलब होता है वातावरण। आप ऐसे याद रखिएगा कि जो पोषण है वो हमें वातावरण के थ्रू ही मिलता है, वातावरण से हम खाना पीना प्राप्त करते हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकृति मीन्स आनुवंशिकता और पोषण मीन्स वातावरण। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है 120, 140, 55 या फिर 120। तो वो कितनी होती है 140। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। स्कूलों को व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र को विशिष्ट महसूस करवाने हेतु, छात्र के बीच के अंतर को कम करने हेतु, छात्रों और छात्राओं की क्षमताओं और प्रदर्शन को नहीं जानने के लिए, समझने के लिए कि छात्र सीखने के में सक्षम या असक्षम क्यों हो रहे हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये समझने के लिए कि छात्र सीखने में सक्षम या असक्षम क्यों हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 वर्ष के बच्चा है कोई, उसकी बुद्धि लब्धि है 75, उसकी बुद्धि लब्धि के जो परीक्षण है उसमें उसके 75 अंक प्राप्त होते हैं। तो उसकी मानसिक आयु क्या होगी? तो वही फॉर्मूला लगाना है, IQ = MA/CA × 100। तो जो IQ है वो 75 दे रखा है, और हमारे यहाँ पे MA पता करना है, मतलब कि मानसिक आयु पता करनी है। उसकी क्रोनोलॉजिकल जो एज है वो 16 दे रखी है, × 100 हो गया। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, MA = ये जो 16 है उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, तो 75 × 16 हो जाएगा, और इधर जो मल्टीप्लाई में है वो इधर डिवाइड में आ जाएगा। जब इसे आप काट पीट के सॉल्व करेंगे तो उसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर डी, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक व्यक्ति का कार्य निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है कि विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं के कुछ को प्रदर्शन के रूप में चुनाव कर लेता है। यह सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक, थर्स्टन, गिलफोर्ड या फिर थॉमसन। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, थॉमसन।
निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि है? निर्धारण मापनी, अवलोकन, साक्षात्कार, कथानक, संप्रत्यक्षण, परीक्षण। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, जिसे हम टेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्यतः किससे संबंधित है? अति सक्रियता, कम बोधगम्यता, अभिसारी और अपसारी। जो हमारी सृजनात्मकता होती है वो हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, मतलब अपसारी। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अपसारी का मतलब है कि ऊपर की ओर चलती चली आ रही है, इसकी कोई भी था नहीं है, अपसारी अप की तरफ जा रही है, तो वो सृजनात्मक है। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है? तीर चिंतन, अपराध बोध के बारे में जुनूनी सोच, बीमारी का डर, विलक्षित भय और चिंता से मुक्ति। जब आपको भय और चिंता से मुक्ति हो जाएगी तो आप अच्छे से समायोजन कर पाएंगे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या है? अभिव्यक्ति में नव्यता, जिज्ञासा। देखिए, जो प्रतिभाशाली बालक होगा उसकी अभिव्यक्ति में नव्यता भी होगी, मतलब कुछ कुछ न्यू चीज़ें भी होंगी, उसमें क्रिएटिविटी भी होगी, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वार्तालाप का प्रिय हो या फिर अति सक्रिय हो। तो ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2। तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि लब्धि के लिए निम्नलिखित फॉर्मूला किसने दिया? मतलब कि बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि इजिकल टू मानसिक आयु अपॉन कालानुक्रमित आयु इंटू 100, ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे टर्मन जी ने। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टर्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवि का बुद्धि परीक्षण इंगित करता है कि वे औसत से लेकर औसत से अधिक बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। हालांकि पढ़ने, बर्तनी, समाज विज्ञान और विज्ञान में उसके ग्रेड बहुत कम हैं। उसके गणित में काफ़ी अधिक अंक हैं। रवि लेखन कौशल में अच्छा है, रवि में अधिक संभावना है। देखिए क्या कह रहे हैं कि उसकी बुद्धि लब्धि तो नॉर्मल है, मतलब कि वो मेंटली रिटायर्ड तो नहीं है, लेकिन उसकी गणित में भी काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, साथ ही साथ वो लेखन कौशल में भी अच्छा है, तो मतलब कि उसे डिस्कैल्कुलिया नहीं हो सकता और डिस्ग्राफिया नहीं हो सकता, लेकिन वो पढ़ने में या बर्तनी में इन सब चीज़ों में गलती कर देता है। तो उसे किस चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है? उसे क्या प्रॉब्लम हो सकती है? डिस्कैल्कुलिया नहीं हो सकता, गणना तो अच्छा कर रहा है, डिस्ग्राफिया नहीं, लिखने में तो अच्छा है, उसे डिसलेक्सिया जरूर हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समायोजन की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस शिक्षा शास्त्री द्वारा दिया गया है? स्किनर, वुडवर्ड, क्रो एंड क्रो, गेट्स एवं अन्य। तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा दिया गया था। उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 2 की छात्रा सृष्टि को अध्यापिका ने मूल गणित विषय में सवाल कराए। अगले दिन उसने बाजार में सामान खरीदने के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। यह अधिगम कौन सा है? नकारात्मक स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, द्विपक्षीय स्थानांतरण या फिर शून्य स्थानांतरण। तो उस बच्ची ने क्या किया कि एक जगह की गई लर्निंग का पॉजिटिवली दूसरी जगह प्रयोग किया। तो ये कौन सा स्थानांतरण हुआ? सकारात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। द्वंद्व, कुंठा, चिंता या दबाव। तो ये क्या कहलाता है? हमारा द्वंद्व कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो किसे कहते हैं? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को हम पुनर्वलन का सिद्धांत भी कहते हैं, जो कि बी.एफ. स्किनर ने दिया था। इन्होंने अपना प्रयोग चूहा और कबूतर दोनों पे किया था, लेकिन चूहे वाला जो प्रयोग है वो ज़्यादा फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाता है। तो जो हमारी अभिप्रेरणा होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाह्य। आंतरिक अभिप्रेरणा में बच्चा खुद से मोटिवेटेड होता है और ये अभिप्रेरणा ज़्यादा लाभकारी भी होती है। और बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है कि बाहर की चीज़ों से मोटिवेटेड होता है, उसे ये लगता है कि मैंने ये अच्छा काम कर दिया तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। वंदना परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है। वह अपने माता पिता से उपहार प्राप्त कर सके। किस लिए? क्योंकि उपहार प्राप्त कर सके। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित नहीं है, बाह्य रूप से है। उर्मिला फटाफट गृह कार्य कर रही है क्योंकि गृह कार्य समाप्त करके वो टीपी देख सकेगी। तो ये भी नहीं है। एला बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है क्योंकि वह जिले में प्रथम स्थान प्राप्त करने के
विद्यालय के नाम जिले स्तर पर रोशन करना चाहती है, तो ये भी नहीं होगी क्योंकि कुछ ना कुछ वो लाभ चाहती है। मेघा अपनी परियोजना कार्य के लिए विभिन्न स्रोत तलाश रही है क्योंकि वह नई जानकारी प्राप्त करने के लिए रुचि रखती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि उसकी केवल रुचि है इसलिए वो नई नई चीज़ों को तलाश रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर या फिर बीएस ब्लूम। तो राइट आंसर है बीएस ब्लूम ने, क्योंकि थॉर्नडाइक ने और स्किनर और कोलबर्ग दोनों ने ही सिद्धांत दिए, तीनों ने ही अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। बार बार बच्चों को सजा से बचने या इनका इनाम पाने के लिए सीखने की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए कहना क्या दर्शाता है? उसकी बाह्य प्रेरणा को कम करता है, उसकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाता है, बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है, बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह काम के निर्धारित घंटे हैं। तो देखिए फिर से ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कितने हैं? 45 घंटे। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या अभिक्षमता। तो कौन सी विशेषता नहीं है? अभिक्षमता। ऑप्शन नंबर डी। शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम को निम्नलिखित में से कौन सबसे महत्वपूर्ण है? अध्यापक, बच्चा, विषय वस्तु या फिर वातावरण। देखिए क्या है, शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम है, बच्चा केंद्र में है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा? बच्चा होगा हमारा। ऑप्शन नंबर बी, चाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चिंतनशील शिक्षक कक्ष में ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र व्याख्या सुन सके, कक्ष में शिक्षक के व्याख्यान के नोट्स ले सके, कक्ष में अनुशासन बनाए रखे, छात्रों और शिक्षक के पारस्परिक अन्य क्रिया को प्रोत्साहन मिले। तो उसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अन्य अंतः क्रियाओं को प्रोत्साहन मिले। क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है एक अनुदैर्ध्य अनुसंधान, एक अनुप्रयुक्त अनुसंधान, एक शोध जिससे तत्काल समस्या को हल किया जा सकता है, सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों के साथ एक शोध। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा हम तत्काल ही अपनी समस्या को हल कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाह। तो एनसीएफ 2005 कह रहा है कि शिक्षक जो होना चाहिए वो एक सुविधादाता होना चाहिए, जहाँ पे भी हमारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वहाँ पे वो उनकी सुविधा करे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को मंदा, शिक्षार्थी या प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में अंकित करने के लिए, उन बच्चों की पहचान करने के लिए जिन्हें उपचारिक उपाय की आवश्यकता है, सीखने की कठिनाइयों और समस्या क्षेत्रों का निदान करने के लिए, उस सीमा तक प्रतिपुष्टि प्रदान करना जहाँ तक यह उत्पादनशील जीवन के लिए शिक्षा प्रदान करने में सफल रहे। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए मैचिंग वाला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सही वर्णन से मिलान कीजिए। पढ़िए। पहला है समीपस्थ दूरस्थ सिद्धांत, मतलब कि प्रॉक्सिमल डिस्टल की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, शरीर के केंद्र से बाहर की ओर क्या होती है? वृद्धि होती है। तो फर्स्ट का है दी। सिर पदानुमुखी दिशा, तो ये क्या है? सिफेलोकॉर्डल की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंतर व्यक्तित्व सिद्धांत। तो अंतर मतलब कि इंटरपर्सनल की बात हो रही है। इसमें क्या करते हैं, हम दूसरे बच्चों से कंपैरिजन करते हैं। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी एक क्षेत्र के बच्चे के विकास की दर विकास के एक विशेष क्षेत्र की अपेक्षा दूसरे से भिन्न होती है। तो दूसरे में कंपैरिजन होता है। अंतरा व्यक्तित्व मतलब कि इंट्रापर्सनल, इसमें खुद ही की बात होती है। तो विभिन्न बच्चे विभिन्न दर से बढ़ते हैं। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो जो अंतरा व्यक्तित्व विभिन्नता है उसका है ये सी वाला, ठीक है, और जो अंतर व्यक्तित्व है उसका है बी वाला, ठीक है। अब कौन सा राइट आंसर बनना है? ये ऑप्शन नंबर ए ही बनना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास डैश से डैश की ओर होता है। तो जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, जटिल से कठिन की ओर होता है, विशिष्ट ये समान की होता है, सामान्य से असामान्य की होता है। तो जो हमारा विकास होता है वो कैसा होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए। जटिल से कठिन नहीं होता है, सरल से कठिन की ओर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे रीट के अब तक के जितने भी ईयर के पेपर हुए, लेवल 1 के पेपर जितने भी हुए, उसके हमने CDP के पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है। तो ऐसे ही हम एक वीडियो में हिंदी के पोर्शन को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो लेवल 2 के पेपर की आएगी जो CDP के हुए थे। ठीक है, और फिर एंड में उसके मैं एकदम समराइज करते हुए एक वीडियो बना दूंगी। इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल भी एक्स्ट्रा नहीं समझाया है, सो डैट आपकी ये वीडियो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। लेकिन आप इन टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखना चाहते हैं, इन क्वेश्चंस को थोड़ा आप चाहते हैं कि इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया हो, तो मैंने अपनी वीडियो पे, अपने इस चैनल पे ही वीडियो बना के डाली है पर ईयर करके, तो आप उन्हें देख सकते हैं। बाय एंड हैव अ गुड डे।